हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल नेहा क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है न्यूक्लियाई। ठीक है। न्यूक्लियाई जो कि चैप्टर 14 क्लास 12 का टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कोशिश किया जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो और आपको हर बात अच्छे से समझ में आए। ठीक है। इसलिए आप थोड़ा वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। थोड़ा पेशेंस के साथ देखने से सब चीज़ें समझ में आएगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में आएगी। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है न्यूक्लियाई क्या है। तो देखिए, अगर आप एक देखते हैं एटम, तो एटम के सेंटर में जो होता है, एटम का सेंटर पार्ट, क्या, एटम का सेंटर पार्ट, ये मान लीजिए मेरा एक एटम है। ठीक है। इस एटम का ये सेंटर पार्ट है। क्या है? सेंटर पार्ट। इस सेंटर पार्ट को एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है। तो एटम के सेंटर पार्ट को एटम का न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एटम का लगभग 99.9% मास अपने में लेकर बैठा हुआ है। ठीक है। तो एटम का सेंटर पार्ट जो है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस। जो कि एटम का 99.9% मास अपने में लेकर बैठा हुआ है। अगर हम लोग एटम की साइज की बात करें, साइज ऑफ एटम, तो जनरली 10 टू पावर -10 मीटर रेंज में, जिसको 1 एंगस्ट्रॉन भी कहते हैं, उस रेंज में काम करता है साइज ऑफ एटम। मगर अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस लेंगे, इस न्यूक्लियस की साइज लेंगे, तो जनरली 10 टू पावर -14 से लेस, यानी कि दूसरी भाषा में कहा जाए 10 टू पावर -15 मीटर। हाँ, याद रखेंगे मीटर है, मीटर के रेंज में काम करता है। मींस ये जो है फर्मी रेंज में है। 10 टू पावर -15 को ही फर्मी रेंज कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने जाना कि एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का 99.9% मास इसी में होता है। अगर एटम की साइज देखें तो 10 टू पावर -4 और एंगस्ट्रॉन रेंज में होता है, और न्यूक्लियस का साइज देखें तो -14 मीटर से लेस, यानी 15 मीटर के रेंज में होता है, फर्मी के रेंज में होता है। तो अगर हम लोग इसके साइज का कंपेयर करें, साइज ऑफ एटम, यानी एटम का साइज, ठीक है, और न्यूक्लियस के साइज का कंपेयर करें, तो हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा है। यानी एटम न्यूक्लियस से लगभग 10 टू पावर 4 मीटर ज्यादा बड़ा साइज में है। मगर अगर आप मास देखिए तो सारा मास कहाँ पे? न्यूक्लियस के पास। तो ये जो हुआ एक न्यूक्लियस का ओवरऑल कंपोजिशन। अब बात करते हैं न्यूक्लियस का ओवरऑल एक व्यू हुआ। अब बात करते हैं न्यूक्लियस में कौन कौन लोग रहते हैं। कंपोजिशन का बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज, सॉरी, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया कि एटम के सेंटर पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। एटम का लगभग 99.9% मास न्यूक्लियस में होता है। साइज ऑफ एटम 10 टू पावर -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉन के रेंज में होता है, जबकि न्यूक्लियस का साइज -14 मीटर से लेस होता है, यानी फॉर्मी 10 टू पावर -15 मीटर के रेंज में होता है। यानी कि एटम जो होता है लगभग न्यूक्लियस से 10 टू पावर 4 मीटर बड़ा होता है लगभग। ठीक है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन होता है। तो ये है न्यूक्लियस का एक ओवरऑल व्यू। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का डिफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस का कंपोजिशन, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा।
तो अगर हम लोग न्यूक्लियस को डिफाइन करने की कोशिश करें, अगर हम लोग न्यूक्लियस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियस इज द central nucleus is the central part of an atom. न्यूक्लियस जो है सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम, where where पॉजिटिव चार्ज है ना, where total positive charge, total positive charge, where total positive charge है ना, कोई दिक्कत नहीं, and almost and almost entire mass and almost entire mass of an atom is concentrated concentrated ठीक है, ये मास है 99.9% मास होता है। तो ये हुआ एटम का एक डिफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियस का एक डिफिनेशन, ठीक है। तो ये हुआ एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसका डिफिनेशन। इसमें कीवर्ड है सेंटर पार्ट, पॉजिटिव चार्ज, एंटायर मास, ये तीन इसके कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ये इनके कीवर्ड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि द न्यूक्लियस, द nucleus of an atom contains two fundamental particles, two fundamental particles, two fundamental particles, proton, which is positive in charge, is positive in charge, and neutron, which is neutral in nature, okay, is neutral in nature, है ना। The nucleus of an atom contain two fundamentally charged इतने, है ना, which are collectively known as nucleus, which are collectively known as nucleus। और आप अच्छे से जानते हैं न्यूक्लियस नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था 1912 में, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेस पर इन्होंने दिया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अब आते हैं कि ये तो हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस में दो चार पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है। इस तरह से हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में समझा। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम लोग देखें, न्यूक्लियस पर फोकस करें, ये अगर हम लोग कुछ देर के लिए मान लें कि न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं
है ना, इस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम लोग कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोगों ने एक नाम दिया है और इसको नाम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में अवेलेबल है उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको जनरली हम लोग जेड से डोनेट करते हैं। अगर इसको हम लोग दिखाना होगा तो हम लोग जेड से दिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा। और अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको हम लोग कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं इसको? मास नंबर। याद रखिएगा, मास नंबर, मास एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर। याद रखिए, एक गिनती है, हाँ, ये एक मास नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इनको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो आप समझ गए कि न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसमें दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो अभी हम लोगों ने बात किया, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको हम लोग जेड से डोनेट करते हैं। ये सब याद रखेंगे तब आपको आगे का नॉमेरिकल बनाने में मदद मिलेगा। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर जस्ट रिकैप, और रिकैप भी बढ़िया से करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको, नॉमेरिकल के समय आपको प्रॉब्लम होगा। फिर आते हैं मास नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखेंगे, ये मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। और इसको डोनेटेड करते हैं ए से। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर हम लोग देखें और इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, तो न्यूक्लियस को समझने की कोशिश करें, दो डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो हमें चाहिए, पहला है, पहला हमारा है एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, इट इज यूनिटेड बाय जेड। तो एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में है, और इसको हम लोग दिखाते हैं जेड से। यहां तक हमारे बात को समझ में आया। अब आते हैं मास नंबर। याद रखेंगे, ये मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है, मास नंबर। मास नंबर जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं, इट इज सम ऑफ, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के लिए पुलर, एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इट इज यूनिटेड बाय लेटर ए। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ, अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या हुआ कि ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अभी हम लोग ने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉम नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं मास नंबर इज इक्वल टू, हाँ, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दूंगा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग दूसरी भाषा में कहें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, जो कि न्यूक्लियस में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, बहुत ही प्यार से और समझदारी के साथ हम लोगों ने देखा और समझा। अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि मैं
ईज़ी से जाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, बात को रिपीट करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है? वीडियो बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि चीज़ें आपके दिमाग में आएँ, ठीक है? तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज़ करते हैं कि क्या है? हम लोगों ने बात किया कि एटम के सेंटर पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि एटम का लगभग 99.99% मास को लेके रखता है। अगर बात करें एटम की साइज़ का, तो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर रेंज में होता है, जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। और न्यूक्लियस का साइज़ 10 टू पावर माइनस 14 मीटर से लेस होता है, जनरली 10 टू पावर माइनस 15 मीटर के रेंज में फॉर्मी मीटर, 10 टू पावर माइनस 15 मीटर को ही फॉर्मी मीटर कहते हैं। इसलिए एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से लगभग 10 टू पावर 4 मीटर के आसपास बड़ा होता है। यह है न्यूक्लियस का एक ये। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस में दो लोग होते हैं, एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन जिसपे नो चार्ज होता है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का सेंटर पार्ट होता है, ये इसका कीवर्ड है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये जो होता है ऑलमोस्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम का जो रहता है वो न्यूक्लियस में रहता है, और इंटायर मास न्यूक्लियस का जो होता है एटम का, वो न्यूक्लियस में रहता है लगभग 99.9%। तो यहाँ तक हम लोगों ने फिर वापस से रिकैप किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। हम लोगों ने देखा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ आता है, एक है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है। बात समझ में आ रहा है? और इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए कि क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है न्यूक्लियन। कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक नाम दिया गया है न्यूक्लियन। ये प्लस का साइन नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फादर मदर, कलेक्टिवली उनको क्या कहते हैं, पेरेंट। तो उसी तरह इनको कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं है। जिस तरह पेरेंट का मतलब सिर्फ फादर नहीं है, सिर्फ मदर नहीं है, उसमें फादर और मदर दोनों ही शामिल है। उसी तरह हमारा न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। फिर हम लोगों ने बात किया कि हमारे ये क्या बोलते हैं कि हमारे न्यूक्लियस में दो स्पेशल डिफिनेशन है। एक है एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, इसको डोनेट करते हैं जेड से। एक है मास नंबर इसको हम लोग ए से डोनेट करते हैं और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर हम लोगों ने एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इट इज डोनेटेड बाय जेड, ये हम लोगों ने डिफाइन किया। फिर हम लोगों ने बात किया मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय ए। और फिर हम लोगों ने बात किया कि मास नंबर बेसिकली प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होता है। आज चूंकि प्रोटॉन नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो इस पी के जगह पर हम लोग जेड भी लिख सकते हैं, यानी मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। फिर हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। ये हो गया एक न्यूक्लियस का ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं जिसका नाम है न्यूक्लाइड, ठीक है, इसका क्या नाम है। अब आते हैं न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड में फर्क क्या है कि न्यूक्लियस का मतलब कि किसी का बात कर रहे हैं, और न्यूक्लियाइड का मतलब कि स्पेशल न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, जिसका मास नंबर और ये हम लोग को क्या है, नोन है न्यूक्लियाइड। अब बात करते हैं न्यूक्लियाइड, जो कि चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाइड, ठीक है। आते इट इज इट इज इट इज ए स्पेशल, इट इज ए स्पेसिफिक यानी खास, स्पेसिफिक न्यूक्लियस यानी एक खास न्यूक्लियस ऑफ एन एटम which of an atom which is characterized 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 by its
एटॉमिक नंबर मतलब कि जेड, एटॉमिक नंबर मतलब कि जेड, एंड मास नंबर मतलब कि ए, है ना। तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाई जिसका हमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर से वजह से वो दूसरे न्यूक्लियस से अलग हो जाता है। मतलब जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, एक नाइट्रोजन एग्जांपल के तौर पे, एक नाइट्रोजन यहाँ मैं यहाँ दी नाइट्रोजन, ठीक है। इसका बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। ऑक्सीजन लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो क्या हुआ, ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर अलग होने के वजह से नाइट्रोजन जो हुआ ऑक्सीजन से अलग हो गया। तो ये जो हुआ स्पेशली कैरेक्टराइज्ड हुआ ड्यू टू इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियाई, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियाई। समझ में मेरी बात आपको आ रही है, ठीक है। ये हुआ हम लोग का न्यूक्लियाई का डिफिनेशन। अब आते हैं कि न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कैसे करें। इट इज इट इज रिप्रेजेंटेड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, एक्स का मतलब कोई एटम, और जेड ए, कभी यहाँ ए भी लिख देता है, कोई यहाँ भी ए लिखता है। अब मैं यहाँ ए लिखने का पसंद करता हूँ, यहाँ लिख, यहाँ पे ये जेड जो है आपको अच्छे से पता है क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, मास नंबर। तो ऐसा निकले जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिखाया था। और ये एक्स क्या है, ये कोई, है ना, केमिकल सिंबल है किसी एलिमेंट का, ठीक है। केमिकल सिंबल है, जैसे यहाँ पे केमिकल सिंबल एलिमेंट का नाइट्रोजन हम लोगों ने यूज किया। और 7 क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, और 24 14 क्या हुआ, मास नंबर। यहाँ पे केमिकल सिंबल क्या यूज किया हम लोगों ने, ओ। 8 क्या है, एटॉमिक नंबर, और 16 क्या है, मास नंबर। ये है केमिकल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। इस तरह से आपने देखा स्पेसिफाइड नाम जो न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस का थोड़ा स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा, स्पेलिंग हल्का मिस लग रहा है, एक्चुअली में गंदा लग रहा है। स्पेसिफिक नंबर आप अपना नोट्स भी बना लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफिक नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हम लोग को बात समझ में, लिख लिख के पढ़ेंगे, रोक रोक के वीडियो पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब जो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक होता है क्या, एटॉमिक मास यूनिट। मैं पहले बात कर रहा था एटॉमिक नंबर था, अब बात कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले एक समझते हैं एग्जाम्पल के तौर, एग्जाम्पल समझते हैं। मैं एक बनाना ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर। मान लीजिए मैं बनाना बहुत अच्छे तो बना नहीं सकता, मान लीजिए एक बनाना ले, एक पकड़ लीजिए, कुछ समय के लिए एक बनाना है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक ये ले लिया, बैलेंस करने के लिए मैंने ले लिया, यानी कि वेट करने के लिए, मास मेजर करने के लिए ये ले लिया। ठीक? अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा कुछ चीज डाला। तो जनरल बात है कि इधर में इसका ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस बनाने को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 ऐसे करके 12 में डाला, 12 पार्ट। यानी कि इस बनाने का बी को मैं करता हूँ बनाना, टोटल मास इसका करता हूँ m डिवाइडेड बाई 12, यानी ये 12 अलग अलग पार्ट में मुझे मिला। मैंने यहाँ पे पहला रखा MB12 और ये इसके बराबर हो गया, यानी कि इस छोटी चीज का मास MB12 के मास के बराबर है, यानी एक बनाना के 12 पार्ट के मास के बराबर है। मान लीजिए एक बड़ा चीज रखा और इसमें MB जो रखा, एक रखा तब भी देखा कि ये भी ज्यादा दिखा रहा, दो रखा तब भी रखा ज्यादा दिखा रहा। मान लीजिए यहाँ पे MB जो था 5 MB का टुकड़ा रखना पड़ा, यानी ए MB का एक टुकड़ा रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, यहाँ 5 टुकड़े रखे गए, तब इस मास के बराबर हुआ। तो ये हो जाएगा 5T/12, यानी कि ये जो हुआ बनाना के 12 टुकड़े में से 5 टुकड़े के बराबर ये वाला मास हुआ, नया वाला मास। अब पहला वाला मास क्या था, बनाना के एक 12 टुकड़े के एक भाग के बराबर था।
तो क्या हुआ, अगर मुझे, जैसे आप अपने घर में यूज करते हैं, पकड़ लीजिए कि आपके घर में, आप अपने घर में पेपर बेच रहे हैं, ठीक है? इधर आपने पेपर रखा है और इधर में वो बाट रखता है, वो वेटिंग जो वेट करने के लिए यूज करता है। मान लीजिए इधर उसने 1 केजी रखा, फिर भी ये ज़्यादा है, 2 केजी रखा, फिर भी ये ज़्यादा है, 3 केजी रखा, फिर भी ज़्यादा, 4 केजी बराबर हो गया, मतलब कि आपका पेपर 4 केजी इक्वल टू आपका पेपर का मास, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये जो थे बड़े चीज़ें जो थी उनको मेज़र करने का तरीका था। 19th सेंचुरी से पहले जब हम लोग किसी एटम के वेट को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, एटम के वेट को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे पास जो था वो जनरली कोई ऐसा चीज नहीं था, याद रखें। तो हम लोगों ने क्या किया, एक जैसे अभी कैसे किया, मैंने बनाना के 12 टुकड़े किए, उसी तरह कार्बन 12 एटम का, कार्बन 12 एटम जो था, कार्बन 12 एटम जो था, इसके 12 टुकड़े कर दिया, कार्बन 12 के 12 टुकड़े कर दिए, यानी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट कर दिए हम लोग, ठीक है? और इसको एज ए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने केजी का यूज किया है ना, एज ए बटखरा यूज किया, यानी एज ए बाट यूज किया, ठीक है? और इसके हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, किसी दूसरे एटम का वेट निकालने की कोशिश किया। अब समझते हैं क्या, जैसे अगर हम लोगों ने यूज किया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालने की कोशिश की, तो हम लोग पता चला इसका एटॉमिक मास जो हुआ, और इस 12 टुकड़े को हम लोगों ने कहा 1 U, 1 एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में आया ना? तो कार्बन के, कार्बन 12 की, कार्बन 12 ही क्यों, क्योंकि कार्बन का अलग अलग फॉर्म है, आइसोटोप है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, ऐसा है। तो कार्बन के 12 पार्ट के, कार्बन के 12 पार्ट के, कार्बन 12 के 12 पार्ट को एज ए बाट हम लोगों ने यूज किया, और उसको जैसे इसको हम लोगों ने 1 केजी माना, इसको हम लोगों ने माना 1 U, 1 एटॉमिक मास यू यूनिट। इसको कभी कभी हम लोग यूज करते हैं 1 U, 1 U का मतलब यूनिफाइड मास, नया में हम लोग कहते हैं 1 U, पुराने में हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 U बोलो या AMU बोलो, बात बराबर है, ठीक है? इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है? जैसे अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन का 1 U होता है, 1 यूनिफाइड, मतलब कि ये कार्बन 12 के 12 पार्ट का एक भाग है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये कार्बन 12 के 12 पार्ट किए गए उसके बराबर है। इसका मान लीजिए ऑक्सीजन का हम लोगों ने देखा, मान लीजिए, या मान लीजिए हीलियम का हम लोगों ने देखा, हीलियम का आया 4 U, इसका मतलब कार्बन 12 के 12 पार्ट से ये 4 टाइम्स बड़ा है। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए ऑक्सीजन लिया, इसका आता है 16 U, इसका मतलब हुआ कार्बन 12 के 12 पार्ट से 16 टाइम्स बड़ा है, यानी कि कार्बन 12 के 12 पार्ट का 16 बटखरा चला, जैसे यहाँ पे 4 4 डालना पड़ा था, यहाँ पे 16 बार डालना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बार डालना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ही बार डालने से बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, ठीक है? तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है? जस्ट एक मिनट, ये हो गया है, जस्ट 1 मिनट, हाँ, जस्ट इसको खोलने देते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट इसलिए ले रहे हैं ताकि इसका हमको जरूरत पड़ेगा, अभी इसका एनर्जी निकालना, ये सब करने की जरूरत है, ठीक है? तो ये हुआ एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट का एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तब हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो नया डिफिनेशन है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कार्बन 12 का 12 पार्ट को एक बटखरे के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं AMU, या इसी को हम लोग बोलते हैं यू, यू मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड, ठीक है? आते हैं, तो लिखा है
ये 19th सेंचुरी से पहले हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था। लिखा है द मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, द mass of an atom is very small. Mass of an atom is very small. Kilogram cannot be used cannot be used to measure such a small quantity, such a small quantity। 19th सेंचुरी से पहले तो एकदम ही नहीं हो पा रहा था। क्वांटिटी अब तो कर भी जाते हैं, किलो में इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, ऑफ मास। So it is measured by a unit called atomic mass unit. It is measured by a unit, a small unit आप भी लिख सकते हैं, a unit called atomic mass unit, ठीक है ना, AMU। ये कोई दिक्कत नहीं, और इसमें यू भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनेशन, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए डिफिनेशन जो अभी लिखूंगा वो आपको एग्जाम में अगर आता है तो लिखने की जरूरत है, अगर आता है तो, या असर्शन और रीजनिंग पर देता है तो, ठीक है। द एटॉमिक मास यूनिट यू is defined as 1/12 of the mass of the carbon 12। कोई दिक्कत की बात? एटम। तो इसमें की पॉइंट क्या है? 1/12 एंड कार्बन 12th एटम, ठीक है। ये इसका की पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, तो यू मतलब 1U मतलब 1U मतलब आप हम देखें, आप और हम लोग देखें 1U मतलब क्या होता है ना। इसको देखने की कोशिश करें तो ये होता है मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो ये आता है 1 पॉइंट कार्बन 12 का मास होता है 99264 10 टू पावर -26 kg डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जो कि बराबर होता है 1.66 10 टू पावर -27 kg। ये जरूर याद रखिएगा कि 1U का वैल्यू kg में कितना होता है, तभी आप एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1U का वैल्यू एनर्जी में कितना होता है ये आपको निकालना और समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि 1.66 इंटू 10 टू पावर 27 kg होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट को जिस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मास स्पेक्ट्रो, ठीक है, मास स्पेक्ट्रो, ठीक है। तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने देखा और समझा। मेरे ख्याल से यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी ये सब के बारे में बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसका नॉमरिकल और चीजें भी आपको मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। मगर उस वीडियो को देखने से पहले आप इसका एक छोटा सा अपना नोट्स बना के एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तब उस वीडियो में जाइएगा, तब आपको ज्यादा फायदा होगा।
ठीक है? अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।